नमस्कार। प्रधानमंत्री ने 12वीं के इम्तिहान में बैठने वाले छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई के 12वीं के इम्तिहान रद्द किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद कहा है कि बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। वहीं आईसीएसई ने भी अपनी 12वीं की परीक्षा अब रद्द कर दी है। छात्रों के पास विकल्प होगा कि वो आगे इम्तिहान दे सकें। अब सवाल यही है कि क्या राज्यों के बोर्ड भी इस फैसले को मानेंगे। तो उस पर प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया, भारत सरकार ने तय किया है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द की जाए। व्यापक चर्चा के बाद हम लोगों ने छात्रों के हित में निर्णय लिया है, जो कि युवाओं के स्वास्थ्य और भविष्य की रक्षा करता है। और इस फैसले के बाद प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, 12वीं कक्षा के छात्र अपनी आवाज बुलंद करने के लिए बधाई। अनिश्चितता और तनाव के बाद आज जश्न मनाने और आराम करने का दिन है। एक खुशहाल, स्वस्थ और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं खुश हूं कि 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। हम सब अपने बच्चों की सेहत को लेकर चिंतित थे। ये बड़ी राहत है। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। इसीलिए जब थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने सबकी तरफ से 1.5 करोड़ बच्चों की स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फैसला लेने के लिए कहा था। और आज बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स के हित में है, टीचर्स के हित में है, बच्चों के हित में है, देश के 1.5 करोड़ बच्चों के हित में ये फैसला है। और इस मसले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। देखिए, जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये बैठक बुलाई तो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से पहले इस बैठक में एक प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें सीबीएसई बोर्ड ने बताया कि उनको जो तमाम राज्य हैं उनसे क्या सुझाव मिले हैं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के। और ज़्यादातर राज्यों ने सीबीएसई बोर्ड को यही कहा था अपने सजेशंस में कि वो चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षाएँ हों। जाहिर सी बात है, उसका स्वरूप बदला हुआ होगा, लेकिन वो इस पक्ष में है कि बोर्ड परीक्षाएँ कराई जाएँ। लेकिन वहीं दिल्ली जैसे राज्य भी थे जिन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि बोर्ड परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। और जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, और ऐसे में जब वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक बोर्ड की परीक्षाएं नहीं कराई जानी चाहिए, बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बैठक बुलाई तो ये तमाम जो सुझाव राज्यों से मिले सीबीएसई ने वो बताया। और उसके बाद सीबीएसई ने ये भी बताया कि अगर बोर्ड परीक्षाएँ कराए जाएँ तो उन्होंने एक फॉर्मूला तैयार किया है। इसमें यह कहा गया कि जो 20 प्रमुख सब्जेक्ट्स हैं उनका एग्ज़ाम कराया जाए, और वो जो एग्जामिनेशंस हों वो होम सेंटर, यानी जो इन बच्चों में स्कूल पढ़ते हैं, जिन स्कूल में पढ़ते हैं अपने स्कूल में वो एग्ज़ाम्स करा दिए जाएंगे, उनका सेंटर बाहर नहीं जाएगा। तो ये तमाम विकल्प प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखे गए इस बैठक में। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सीबीएसई की प्रेजेंटेशन सुनने के बाद में जो तमाम वरिष्ठ मंत्री थे, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह जी रहे हों, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी रहे हों, तमाम मंत्रियों से चर्चा की। जो तमाम सुझाव सीबीएसई की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए, उसके बाद यूनानिमसली ये तय किया गया कि ये परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी, क्योंकि छात्रों की जो सेहत है उससे भी खिलवाड़ होगा, और साथ साथ टीचर्स जो ड्यूटी दे रहे हैं उनकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ होगा। और जाहिर सी बात है, एक बहुत मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं लोग, क्योंकि हम सब जानते हैं जो कोरोना की ये लहर थी उसमें सबने अपना कोई ना कोई खोया है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो टीचर्स हों। कई स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स की भी डेथ हुई है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तय कर दिया गया है कि 12वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। मार्किंग कैसी होगी, सीबीएसई वो फॉर्मूला बना रहा है, और उस फॉर्मूले से अगर बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनके पास एग्जाम देने का विकल्प भी रहेगा। सहयोगी संजय कौशिक के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब अन्य खबरें। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी नेतृत्व की चिंताएं बढ़ रही हैं। ऐसे में बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व योगी सरकार के कामकाज की समीक्षा में जुट गई है। इस काम में बीजेपी महासचिव बीएल संतोष को लगाया गया है, जो लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि ये बैठकें पंचायत चुनावों के नतीजों की समीक्षा और जिला अध्यक्षों के चुनाव की रणनीति को लेकर हो रही हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि इसी के जरिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व फीडबैक ले रहा है, ताकि आगामी चुनावों से पहले माहौल को ठीक किया जा सके। दिल्ली से आए बीजेपी दिग्गजों की लखनऊ में एक के बाद एक अहम बैठकें, वो भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से महज 8 महीने पहले। वो चुनाव जो 2024 के लोकसभा चुनाव की हवा बताएंगे।
दिल्ली से आए नेताओं में बीजेपी के संगठन सचिव BL संतोष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह शामिल हैं। ये दोनों नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्रियों दिनेश शर्मा और केशव मौर्य से अलग अलग मिले। इसके अलावा कई मंत्रियों और विधायकों से भी बीते 2 दिन में ये नेता मुलाकात कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक इन बैठकों का एक एजेंडा मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के काम का आकलन करना है। इसके अलावा कोविड की दूसरी लहर में यूपी सरकार की भूमिका को लेकर नाराजगी का जायजा भी लिया जा रहा है। यही नहीं, पार्टी के अंदर भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कई शिकायतें हैं। वैसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कई राज्यव्यापी दौरों से ये छवि सुधारने की कोशिश की है कि वो कोविड प्रबंधन में पिछड़ गए। पंचायत चुनाव में प्रदर्शन का आकलन भी लखनऊ पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के एजेंडा में शामिल है। इन चुनावों में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। वाराणसी और गोरखपुर जैसे गढ़ में भी उसका प्रदर्शन खराब रहा। मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई। अब 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। 2022 300 पार। पिछले 2 महीने में बीजेपी के कई सांसद और विधायक यूपी में अपनी ही सरकार पर हमला बोल चुके हैं। विधायकों की हैसियत क्या है? हम ज्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह राजद्रोह हम पे भी तो लगेगा। इनमें लखनऊ से महज 80 किलोमीटर दूर सीतापुर के ये विधायक भी हैं, जो कोविड महामारी को लेकर राज्य सरकार की भूमिका पर सवालों का जवाब दे रहे थे। साफ है, लखनऊ में कयासों का दौर तेज है। क्या बीजेपी यूपी में सत्ता के शिखर पर बदलाव का मन बना रही है? इस मुद्दे पे आधिकारिक तौर पे तो किसी ने बात नहीं की है, लेकिन सूत्रों का यही कहना है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ या उनके दोनों डेप्यूटीज केशव मौर्य या दिनेश शर्मा को अपने पदों से हटाने का कोई सवाल नहीं बनता, खासकर इसलिए क्योंकि यूपी के असेंबली चुनाव अब सिर्फ 8 से 9 महीने दूर है। कुछ स्पेक्यूलेशन AK शर्मा की भूमिका को भी लेकर हो रहा है। AK शर्मा पूर्व में IAS ऑफिसर थे, प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बनारस में कोविड की सिचुएशन को कंट्रोल करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। यूपी में कैबिनेट एक्सपेंशन भी होना है, ये कई महीनों से टला हुआ है। दिल्ली में अखिलेश शर्मा और कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया। उधर पंजाब कांग्रेस खेमे में भी सब कुछ ठीक नहीं है। राज्य में अंदरूनी कलह को मिटाने के लिए कांग्रेस की मीटिंग आज दूसरे दिन भी जारी रही। 3 सदस्यीय टीम के सामने पेश होकर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी बात सामने रखी। बाहर आकर कहा कि पंजाब जीतेगा। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी के सामने अपनी बात रखने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू सुबह 11:30 बजे दिल्ली के 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पहुंचे। वे कांग्रेस वॉर रूम के अंदर करीब 2 घंटे रहे। जाते जाते अपने अंदाज में अपनी जीत की बात कर गए। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाई कमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है और इस ताकत को उन तक पहुंचाना है। पंजाब में करीब 10 महीने बाद चुनाव होने हैं। इससे पहले पार्टी पंजाब इकाई में जारी अंदरूनी फूट को खत्म कर एक मजबूत चुनावी रणनीति बनाना चाहती है। इसलिए अपने सभी 80 विधायकों, राज्य से आने वाले सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के साथ सलाह कर रही है। आपने माँ बाप के कोई जाता नहीं है, तो माँ बाप बुलाते नहीं है। हाई कमांड हमारे माँ बाप है, हम बच्चे हैं, माँ बाप ने बुलाया, फिर भी नाराज हो। दिल्ली की पिच पर आकर सिद्धू अपने अंदाज में बैटिंग कर गए। कैप्टन भी पुराने खिलाड़ी हैं। बुधवार को उनकी बारी है, वो भी 3 अंपायरों के सामने पेश होंगे। लेकिन इस पूरी रस्साकशी में मैन ऑफ द मैच कौन होगा, ये तो 3rd अंपायर ही तय करेगा। दिल्ली में उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी के कई नेता पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन बीजेपी की करारी हार के बाद अब वो घर वापसी कर फिर से टीएमसी में शामिल होना चाहते। तृणमूल ये भी दावा कर रही है कि कई बीजेपी के MLA और MP भी अब घर वापसी को बेताब हैं। चुनाव से पहले टीएमसी के कई नेता झुंड में अपनी पार्टी छोड़ बीजेपी की ओर जाते दिखे और तृणमूल की नाव डगमगाती नजर आई। लेकिन तृणमूल की जीत के बाद पासा पलट गया और अब यही नेता घर वापसी के लिए बेताब हो गए हैं।
इन नेताओं में सोनाली गुहा जैसी पूर्व विधायक भी हैं जिन्हें बीजेपी ने टिकट ही नहीं दिया और अब वो कहती हैं कि बीजेपी में पॉलिटिकल ऑक्सीजन ही नहीं है। मुझे बीजेपी में पॉलिटिकल ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, घुटन सी हो रही थी। फिर ये भी पता चला कि बीजेपी नाथूराम गोडसे का जन्मदिन मनाती है। कुछ दिनों पहले ऐसा किया भी। मैं गांधी को मानती हूँ, इसीलिए ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो আমি একজন গান্ধীবাদী মহিলা, আমি সেই হ্যাপিবাদীর দলে কি করে থাকি বলুন। तृणमूल पार्टी का कहना है कि इस बारे में थोड़े दिनों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही फैसला करेंगी। You see, not only सिर्फ नेता ही नहीं, 7-8 एमएलए और 3-4 बीजेपी की एमपी भी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन टीएमसी ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, इसलिए इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हमें पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये नेता ठीक चुनाव से पहले पार्टी छोड़ गए और फिर भी तृणमूल ने ममता बनर्जी की अगुवाई में जीत हासिल कर ली। तृणमूल कांग्रेस घर वापसी की लिस्ट में ऐसे नेता हैं जिन्हें बीजेपी में जाकर भी कामयाबी नहीं मिली। टीएमसी की पूर्व विधायक सरला मुर्मू मालदा से बीजेपी को जीत नहीं दिला सकी। उसी तरह फुटबॉल खिलाड़ी और बशीरहाट साउथ से टीएमसी के पूर्व विधायक दीपेंदु बिस्वास ने 18 मई को बीजेपी छोड़ दी। इस बात को लेकर भी चर्चा है कि टीएमसी के पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी भी घर वापसी की मुद्रा में हैं। और फिर पूर्व विधायक मुकुल रॉय और उनके बेटे ने सोशल मीडिया पर जो हाल में टिप्पणी की, उससे इन खबरों को और हवा लग गई, लेकिन बीजेपी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। पहले ये लग रहा था कि यहाँ बीजेपी सत्ता में आने वाली है, इसलिए कई लोग बीजेपी में आ गए और अब वो इसे छोड़ना चाहते हैं। लोग इसे देख रहे हैं, लोग ये समझते हैं कि वो पहले यहाँ क्यों आए और अब क्यों यहाँ से जाना चाहते हैं। बहुत सारे तृणमूल नेता खुलेआम तृणमूल में वापस आने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े नेता है वो इस मामले पर अभी चुप है। लेकिन एक बात साफ है, बहुत सारे लोग जो सोचे थे कि बीजेपी सत्ता में आएंगी और इसलिए बीजेपी में गए थे, वो अब अपने राजनीतिक फायदा के बारे में सोच रहे हैं और ममता बनर्जी के चुनाव के जीत के बाद वो टीएमसी में वापस आना चाहते हैं। कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। मॉनसून इस साल सामान्य रहेगा। जून से सितंबर 2021-22 के बीच इस बार पिछले 10 साल के औसत के मुकाबले 101% तक बारिश होने का पूर्वानुमान है। कोरोना संकट के दौरान कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था के इस दौर में करोड़ों किसानों और भारत सरकार के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। केरल में ये मानसून से पहले की बारिश है। चक्रवाती तूफान ताउते की वजह से मानसून जल्दी आने के आसार थे, लेकिन अब 2 दिन की देरी बताई जा रही है। और अभी धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल हो रहा है और शायद 8 जून के आसपास मानसून केरला कोस्ट के पास पहुंच सकता है। लेकिन इस मध्यम शुरुआत के बावजूद मानसून मेहरबान रहेगा। मौसम विभाग के डीजी डॉक्टर एम महापात्रा के मुताबिक इस साल जून से सितंबर के बीच औसत के मुकाबले 101% बारिश होगी। इससे पहले 16 अप्रैल 2021 को मौसम विभाग ने औसत का 98% बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था। इस बार एक अच्छे मानसून का पूर्वानुमान किए हैं नॉर्मल रेनफॉल फॉर द कंट्री रिपोर्ट, और जो मानसून कोर जोन है वहाँ एबोव नॉर्मल रेनफॉल होने का हम उम्मीद कर रहे हैं। और इसमें जो रेनफॉल प्रेडिक्शन हम किए हैं वो लगभग मोर देन 106% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज है। मोस्टली रेनफेड एग्रीकल्चर की तरह है। वहाँ इस साल होने वाला बारिश हमारे कृषक के लिए अच्छा ही साबित होगा। पूर्वोत्तर को छोड़कर बाकी हिस्सों में सामान्य या अच्छी बारिश की उम्मीद है। लॉकडाउन की मार से 7.3% तक की गिरावट देख रही भारतीय अर्थव्यवस्था के बीच ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए राहत की खबर है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।